नमस्कार, मैं दीपक आपका इस YouTube चैनल मैथ्स उड़ान पर स्वागत करता हूं। आज हम आपको नंबर सिस्टम में एक टॉपिक है जिसका नाम था गुणनखंडों की संख्या तथा योग, यानी फैक्टराइजेशन इस टॉपिक का नाम है। उसमें आपको गुणनखंडों की संख्या तथा योग याद करना होगा। तो आज हम उसी टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। अब मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। अब मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास और रेगुलर क्लासों को मैं पढ़ाऊं। स्वास्थ्य खराब होने के कारण हमारी क्लासों में कुछ न कुछ मतभेद ज़रूर आए हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ा है आप सभी लोगों को, लेकिन अब कोशिश करूंगा कि आपके साथ ऐसा ना हो। तो आज हम आपको एक बेहतरीन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं आगे, और मैंने उसका एक पार्ट नंबर 1 नंबर ऑफ डिवाइज़र का, सम ऑफ डिवाइज़र का मैंने पार्ट 1 कंप्लीट कर रखा है। जिस बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो उस पार्ट 1 को जरूर देख ले। सारे के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल शून्य से एक एक बात को मैंने पार्ट 1 में डिस्कशन कर लिया है। आज हम पार्ट 2 पढ़ाने जा रहा हूं, और पार्ट 2 बिल्कुल ये मत आप समझिए पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 2 समझ नहीं आएगा, बिल्कुल समझ आएगा। मैं हर चीज बताऊंगा पार्ट 2 में भी जो पार्ट 1 में बताई है। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं क्वेश्चन जो लूंगा ना उसमें सारी बातें बता दूंगा आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। पहले तो कॉन्सेप्ट थे, आज मैं चलूंगा आगे। ठीक है ना साथियों? तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। सभी लोग आगे होंगे ऐसी उम्मीद करता हूं। गुड इवनिंग। क्लासों में समस्याएं, उसके लिए बहुत बहुत आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूं, और आप मेरी क्लास में जुड़ जाइएगा और पूरी ईमानदारी पूर्वक आज की क्लास को एंजॉय करिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं आपके इस टॉपिक की, खूबसूरत टॉपिक की ओर, गुणनखंडों की संख्या तथा योग। और इसमें आज का जो पार्ट है वो आपका पार्ट है 2, यानी आज हम पार्ट 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं दोस्तों। पार्ट 1 पढ़ चुका हूं। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, क्या मैंने कहा था 1800 में 8 मानों को निकालो, और मैंने एक क्वेश्चन दिया था 2020 में 8 मानों को निकालो। यानी कि आपकी जो सन चल रही है 2020, इसमें 8 मानों निकाल, 8 मान इस अध्याय में निकालना पॉसिबल होते हैं। तो मैंने 8 मानों का जिक्र कराया था। काफ़ी बच्चों ने निकाले होंगे, फटाफट आंसर देना शुरू कर दो कि पहले का यानी 1800 का नंबर ऑफ फैक्टर इतना होगा, नंबर ऑफ इवन फैक्टर इतना होगा, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर इतना होगा, नंबर ऑफ प्राइम नंबर इतना होगा, प्राइम फैक्टर इतना होगा, सम ऑफ टोटल नंबर इतना होगा, सम ऑफ इवन नंबर इतना होगा, सम ऑफ ऑड नंबर इतना होगा। एक आखिरी बात बच गई थी, उस दिन थक गया था बहुत ज़्यादा, वो था प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, यानी सभी गुणनखंडों का, यानी सभी जो गुणनखंड थे उनका गुणनफल। ये चीज़ की आज मैं चर्चा करूंगा। तो मैं सीधा होमवर्क का ये सवाल उठाता हूं, और सारे के सारे बच्चे चेक करते जाओ किन बच्चों ने सही किया था, किन बच्चों ने गलत। तो सवाल उठाते हैं बच्चों, और बहुत इत्मीनान के साथ चीज़ों को क्लियर करता हूँ। बेटा सवाल मेरा था 1800, और 1800 में मुझे बताना था 8 बातें। 1800 में 8 बातें कौन कौन सी थी प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझना। तो मैंने कहा था जब भी कोई एक नंबर होगा, कोई संख्या होगी n, तो बेटा जी जब भी कोई संख्या n होगी तो फिर उसका क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी उस संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड की फॉर्म में लिखेंगे। तो एक बच्चे ने कहा सर इसको कैसे लिख सकते हो? मैंने कहा इसको लिख सकते हो आप 18 गुना 100, बहुत इत्मीनान से समझना। और 18 को लिख सकते हो प्यारे बच्चों आप 2 निम्मा 18, और 100 को लिख सकते हो आप बेटा जी क्या 25 चुको 100, तो 4 और 25 का गुणा। तो अभी प्यारे बच्चों एक बात समझ आ गई होगी कि इसमें ना तो 9 अभाज्य संख्या है, ना 4 अभाज्य संख्या है, ना 25 अभाज्य संख्या है, और मुझे जो इसकी फॉर्मेट में लिखना है वो अभाज्य संख्या की यानी प्राइम नंबर की फॉर्मेट में लिखना है। तो मेरे समझ आ गया, इसको लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं प्यारे बच्चों 5 की पावर 2।
हाँ कि ना। अब बच्चे ये काम कर लिया, मैं बिल्कुल शून्य से बता रहा हूं, नहीं तो आसान है चीजें। तो बेटा 2 की पावर 1 ये है, 2 की पावर 2 तो टोटल जुड़ जाता है, तो 2 की घात 3 हो जाएगा, गुणा 3 की घात 2 रहेगा, गुणा 5 की घात 2 हो जाएगा। हाँ कि ना। काफी बच्चों ने यही बनाया होगा और इससे समझ आ जाएगा। ये 25 है, ये 25 निम्मा हो जाएगा और उसमें 8 का गुणा कर देना तो आपको 1800 ही प्राप्त हो जाएगा। इट इज क्लियर, सारी बातें क्लियर है। अब बेटा जी मेरे पास आपको फॉर्मेट मिल गई किसकी, अभाज्य गुणनखंडों की, यानी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में इसका फैक्टराइजेशन कर लिया मैंने। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बातें क्या आती हैं, बहुत खूबसूरत खूबसूरत 8 सवाल बनते हैं। एक एक सवाल का बड़े आराम से जिक्र करता हूं मेरे दोस्तों, कैसे, अब ध्यान से समझना। पहला जब ये काम कर लोगे ना, जब आप किसी भी संख्या को, कोई भी नंबर हो, उसे जब फैक्टराइजेशन कर लोगे, अर्थात अभाज्य संख्या के गुणनफल की फॉर्म में लिख लोगे, तो सारे के सारे आंसर में विद इन सेकंड, कोई भी सवाल 3 से 4 सेकंड का नहीं होगा। पहला सवाल मैंने कहा कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर ज्ञात करो। पहला सवाल मैंने कहा नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, यानी कि इस संख्या में कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। कहने का मतलब यह हुआ साथियों कि 1800 को ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जो पूर्ण रूप से डिविजिबल करेंगी, ये पूछा गया है। तो बेटा जी मैंने आपको तरीका बताया था, क्या बताया था, जैसे इसका अभाज्य गुणनखंड का फैक्टर ये हो गया, तो मैंने कहा था जिसकी जितनी पावर है उसको 1 बढ़ा के गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। मतलब ये हुआ अगर 2 की पावर 3 है तो यहां पर 4 लिख दो, और यहां पर 3 की पावर 2 है तो बेटा 1 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा 3, और यहां पर 5 की पावर 2 है, 1 बढ़ा दो तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा 3। तो मैंने कहा 4 3 12 और 12 3 36, तो कुल मिला के गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 36 इज राइट आंसर। हाँ कि ना। अगर बेटा से इसमें दूसरा सवाल उठा लेता और वो कहता है कि नंबर ऑफ, बहुत प्यार से समझना बेटा, आज एक एक बात, एक एक पॉइंट क्लियर करता चलूंगा, एक एक पॉइंट, बिल्कुल भी 0.1% भी मिस्टेक नहीं होगी। कुछ पहले एक 144 में मिस्टेक हो गई थी कैलकुलेशन में, मुझे बाद में कमेंट में पता चला था, कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मैंने उसको कंसीडर कर रखा था। तो आप इस चीज को मान लो कि थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो अगली वीडियो में उसको मैं सुधार कर दूंगा। हो जाता है उस दिन स्वास्थ्य ज्यादा ठीक नहीं था, माइंड वर्क इतना अच्छा नहीं कर रहा था। आज मैं सारी चीजों को क्लियर करना हूं, एक बार मुझे सुन लीजिएगा, आप बहुत प्यार से सुन लीजिएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर ऑफ इवन फैक्टर की बात करूं मैं तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर, तो नंबर ऑफ इवन फैक्टर क्या कहलाते हैं, यानी कहने का मतलब उसने ये कहा कि ऐसी कितनी 36 में से संख्याएं होंगी जो आपकी कैसी होंगी बेटा जी, इवन नंबर होंगे, यानी सम संख्याएं होंगी। तो इसके लिए मैंने एक तरीका बता रखा था प्यारे बच्चों, जब भी इवन फैक्टर निकालने हो तो आपसे मैंने कहा था जो पावर है, जो 2 की पावर है, यानी सिर्फ 1 2 ही ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य संख्या होती है। इट इज क्लियर। तो बेटा जी 2 है, 2 की पावर 3 है, बस क्या करना है, जो 2 की पावर 3 है, मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है, 2 की पावर 3 है तो जितनी 2 की पावर 3 हो उतनी यहां लिख दो, बात खत्म। यानी बढ़ा के नहीं लिखना है, जितनी है उतनी लिख दो। और बेटा जी शेष में +1 कर दो, 3 की पावर 2 तो 2 है तो कितना हो जाएगा 3, और 3 की पावर 5 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 3। कहने का मतलब 3 त्रिक 9 3 27। इट इज क्लियर। तो इस प्रश्न का आंसर बन जाएगा 27। अब तीसरा सवाल उठाता हूं प्यारे बच्चों, बहुत इत्मीनान से समझना। मैंने कहा कि नंबर ऑफ, ये होमवर्क का सवाल था, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे। तो प्यारे बच्चों जब मैंने ये कहा कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर का मतलब ये हुआ क्या साथियों, बहुत ध्यान से समझना, जब 36 में से 27 इवन हो गए तो बचे कितने, 9। जो 9 बचे होंगे वो क्या हो जाएंगे आपके ऑड फैक्टर। कहने का मतलब अगर आप चाहो तो 36 माइनस 27 इज इक्वल टू कर सकते हो कितना, 9 ऑड फैक्टर हो जाएंगे। बेटा अगर आप ऑड निकाल लोगे तो इवन निकाल लोगे, इवन निकाल लोगे तो ऑड निकाल लोगे। अगर बात करूं तरीका क्या होगा सर, मान लीजिए वो इवन ना पूछे डायरेक्ट ऑड पूछ ले तो मैं उसका भी तरीका बताता हूं, बहुत ध्यान से समझना। जब भी आपको नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालने को कहे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको क्या करना है, जो
ऑड निकालने को कहे तो इवन वाले को कैंसिल कर देना है, यानी 2 की पावर 3 को कैंसिल कर दो, यानी इसको कुछ लेना ही नहीं, लेना होता है वो लेना पड़ता है 2 की पावर 0। और 2 की पावर 0 क्या होता है? 1। तो मल्टीप्लिकेशन पर 1 का कोई प्रभाव पड़ने वाला है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ, तो आप शेष में +1 करके गुणा कर दो। तो प्यारे बच्चों 3 की घात 2 है तो कितना हो जाएगा 3, और 5 की घात 2 है तो कितना हो जाएगा 3, यानी 1 बढ़ा के घात। तो बेटा जी 3 त्रिक कितना हो जाएगा 9। तो इस प्रकार से भी आपका आंसर कितना आ जाएगा 9। अब जो बच्चे कह रहे हैं क्यों पावर बढ़ा रहे हैं, वो पार्ट नंबर 1 देखो, बिल्कुल 0 से पढ़ाया है उसमें। बेटा जी चौथा सवाल को समझते हैं। चौथा सवाल में यह कह रहा है कि नंबर ऑफ, बहुत प्यार से समझना बेटा, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब प्यारे बच्चों प्राइम फैक्टर की बात करता हूं मैं, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, कि इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे। तो प्यारे साथियों नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर का मैंने कल एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको बेहतरीन। मैंने कहा जब भी कोई नंबर होगा और उसकी फॉर्मेट हमेशा अभाज्य संख्या की पावर की फॉर्म में होगी। इट इज क्लियर। जब अभाज्य संख्या की पावर की फॉर्म में होगी तो आपको क्या करना है, उसकी पावर को सिर्फ जोड़ देना है, वही नंबर ऑफ फैक्टर होंगे किसके, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या वही होगी। जैसे इसमें बेटा 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, सबको जोड़ दो, यानी 3 + 2 + 2, यानी सबको जोड़ दो तो कितना आ गया 4 3 7। तो बेटा जी क्या हो जाएगा 7 ही आपके अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। मल्टीप्लाई नहीं करना, उसके लिए माफी चाहता हूं, आप मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको क्या करना है उसकी पावर को जोड़ देना है, बात खत्म होती है। इट इज क्लियर। अब एक बच्चा कह रहा होगा कि सर ये बताओ, ये 4 सवाल हो गए, आपने एक सवाल बताया था 144। बेटा मैं 144 को ले लेता हूं, थोड़ा सा ध्यान समझना। 144 को हम कैसे लिखेंगे, 16 निम्मा 144, 16 का मतलब 2 की घात 4 और 9 का मतलब 3 की घात 2। तो मेरे प्यारे साथियों ध्यान से समझना, तो मैंने कहा था इनको आपस में जोड़ दो, वही तो अभाज्य संख्याओं की संख्या होगी। तो बेटा जी 4 और 2 कितना हो गया 6, यानी इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी 6। इट इज क्लियर। अब बेटा जी एक बच्चा कह रहा होगा सर 12 में कितनी होगी, बहुत प्यार से समझना बेटा, 12 में कितनी होगी। तो उसने कहा सर 12 2 की पावर 2 गुणा 3। तो प्यारे बच्चों कोई बात नहीं, इसकी घात 1 है ना, तो इसको जोड़ दो, कितनी हो जाएगी 3। अब एक बच्चे के जो सवाल दिमाग में चल रहा होगा वो क्या चल रहा, बेटा जी 12 जो संख्या है, बहुत प्यार से समझना बेटा, जो 12 जो संख्या है इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है, ना कि यह कितनी संख्या, यानी ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं होंगी जो 12 को काटेंगी, यह नहीं पूछा है। उसने ये पूछा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। इसका मतलब यह हुआ बेटा जी, अगर मैं बात करूं इसमें तो आप कहोगे 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से, 4 से, 6 से और बेटा जी 12 से। तो कहने का मतलब ये तो बात बिल्कुल सच हो गई, लेकिन ध्यान से समझना इसमें प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही तो हैं, और लेकिन हमारा आंसर कितना आ रहा है 3। बेटा जी इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप संख्याओं को ढूंढो, संख्याओं को नहीं ढूंढना है, आपको क्या करना है 12 को लिख कैसे सकते हो 4 गुणा 3। इट इज क्लियर। फिर 4 को, 4 क्या अभाज्य संख्या है, नहीं है, तो 4 को लिखोगे 2 गुणा 2 और गुणा 3। अब बेटा जी इस फॉर्मेट को ही अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कहते हैं, यानी 2 गुणा 2 गुणा 3। इट इज क्लियर। तो बेटा जी इसका मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी 3 नंबर हैं, 3 अभाज्य गुणनखंड संख्याएं हैं। तो बेटा जी इसका मतलब क्या हो गया, आपका 3 ही आंसर सही होगा। एक बच्चे ने कहा सर 20 की घात 20 में एक बच्चे ने कहा, चलो मान लेता हूं एक बच्चे ने कहा 17 की घात 16 होता तो आंसर कितना होता, तो भी इसमें 16 आंसर इस क्लियर होगा। कितना क्लियर होगा, 16 इसमें गुणनखंडों की संख्या होगी। एक बच्चा पूछ रहा है, ध्यान से बहुत इत्मीनान से समझना बेटा, हर एक बात को क्लियर करता जा रहा हूं। मैंने कहा मान लीजिए कि सर 6 की घात 27 होती तो आंसर कितना होता, तो बेटा 6 की घात 27 होती, 6 इज नॉट प्राइम नंबर, हाँ कि ना, इवन नंबर है, तो 6 को प्राइम नंबर में तोड़ो तो बेटा 2 गुणा 3 की घात कितना हो जाएगा 27। और बेटा इसको लिखोगे 2 की घात 27, हाँ कि ना, 2 की घात 27 गुणा 3 की घात 27।
तो बेटा जी बस कुछ नहीं है, अब क्या घातों को जोड़ दो, 27 दूनी 54, इसका आंसर आ जाएगा 54। मेरी बात आपके समझ आ गई होगी, ऐसी उम्मीद करता हूं। चारों के चारों कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो गए होंगे आपके, हाँ कि ना। अब बेटा आगे बढ़ते हैं और सम की बात करता हूं, और तो कुछ नहीं बताना है इसमें। एक सवाल मैं उठा लूंगा बाद में, रुक जाओ, इसको मैं पूरा सॉल्व कर लूं, फिर एक सवाल जरूर उठाऊंगा आपके लिए, टेंशन मत लो आप। अब आ जाओ बेटा और आगे बढ़ते हैं। सारी चीजें क्लियर करते हुए हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों को क्या क्या पता चला, ध्यान से समझ लो। अब मैंने 5वां सवाल उठा लिया। 5वें सवाल में मैंने कहा सम ऑफ, फटाफट लिखो, सम ऑफ टोटल फैक्टर, या डिवाइजर कह सकते हो, डिवाइजर या फैक्टर एक ही बात होती है, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स। तो बेटा सम ऑफ टोटल फैक्टर्स का कहानी क्या बताए थे मैं, तो बेटा सम ऑफ टोटल फैक्टर्स की एक तो फार्मूला बताए थे एंड में, उसका यूज ना करो तो भी ठीक है। तो बेटा मैंने कैसे बताया, इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करोगे, तो बेटा इसका तरीका होता था, मैंने कहा था 2 की पावर कितनी है 3, तो बेटा 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर दो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, बस बेटा जी इसको जोड़ लेना। अब दूसरा क्या है, प्राइम नंबर 3 की घात 2, तो बेटा इसको लिखना 3 की घात 0, बहुत प्यार से समझना, सारी की चीजें क्लियर होंगी। 3 की पावर 1 हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। अब बेटा चौथे में क्या बचा है, 5 की घात 2, तो बेटा इसकी स्टार्टिंग 5 की घात 0 प्लस 5 की घात 1 प्लस 5 की घात कितनी हो जाएगी प्यारे साथियों, 5 की घात हो जाएगी प्यारे बच्चों 2। अब बेटा इसमें कोई बच्चा कैलकुलेशन करे और आंसर बताए फटाफट, मैं देखता हूं किस बच्चे का कैलकुलेशन का आंसर बिल्कुल सही और सटीक आ रहा है। कोई बच्चा बताए, कोई बच्चा बताए, फटाफट बताए, कोई भी बच्चा। कोई भी बच्चा बताए फटाफट। बताओ जल्दी से। बताइएगा सभी। चलो मैं बताता हूं। अब इसका आंसर क्या बनेगा, किसी बच्चे ने बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया। देखो इसका क्या करना है आपको, ये कितना हो जाएगा, बहुत इत्मीनान से समझना, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 और 2 की पावर संख्या की पावर 0, तो 8 4 12, 12 और 2 14 और 1 15। कहने का मतलब ये 15 आ गया, गुणा लगा लो बेटा सी, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 1। ध्यान रखना 3 की पावर 0 1 होता है। और बेटा जी ये कितना हो गया 9 3 12 और 1 13। तो प्यारे बच्चों यहां से 13 आ जाएगा, गुणा ये कितना आ जाएगा 25 और 5 यहां आ जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो 25 31 हो जाएगा है। अरे 5 की पावर 2 25 और 5 कितने हो गए 30, 30 और 1 कितना हो जाएगा 31। इट इज क्लियर। तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों 31 आ जाएगा, ठीक है ना, कोई मिस्टेक तो नहीं है, 31 ही आएगा ना। 5 की घात 2 है ना, तो 0 5 1 2, ठीक है ना। 25 ये हो जाएगा, 25 और 5 ये हो जाएगा। इट इज क्लियर। अब बेटा जी इसको आप कैलकुलेशन कर लो, आंसर आ जाएगा। 13 31 का गुणा आप कर लो बेटा जी, कैसे करोगे 13 31 का गुणा कर लो तो कितना आ जाएगा 13 1 13 की 3, 13 3 39 और 1 40, 403 और 430 में गुणा कर दो कितने का 15 का, तो 15 3 45 की 5 हो जाएगी, ठीक है ना। 5 हो जाएगी, कैरी कितनी लग जाएगी 4, ठीक है ना। तो 15 चुक 60 हो जाएगा, तो शायद इतना आ जाएगा 6045। अब बेटा जी ये सवाल आ गया। अब उसने मान लीजिए 6वां सवाल पूछ लेता, वो पूछता सम ऑफ, बहुत ध्यान से समझना, सम ऑफ वो पूछ लेता बेटा जी क्या इवन नंबर, यानी इवन नंबर का सम पूछ लेता, तो आप क्या बताते सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर। तो बेटा जी सम ऑफ इवन फैक्टर पूछ लेगा तो मैंने कॉन्सेप्ट में आपको बता रखा है, आपको सारी चीजें सेम ही रखनी है, बस 2 की पावर इज नॉट
जीरो कंसीडर, यानी 2 की पावर 0 को कंसीडर मत करो, बाकी का सब ठीक है। जब 2 की पावर 0 को कंसीडर नहीं करोगे तो एक कम हो जाएगा, तो यहां पर टोटल 15 हुआ था, उसका कितना हो जाएगा 14, और बाकी की चीजें सेम रहेंगी 13 गुणा 31। बेटा जो भी आंसर आएगा जो इसका बन जाएगा, हाँ कि ना, जो भी आएगा आप कमेंट बॉक्स में बताओ। एक बेटा आखिरी सवाल यानी 7वां सवाल क्या कहता था, 7th सवाल को समझते बेटा। 7वां सवाल प्यारे बच्चों कहता था हमारा, बहुत ध्यान से समझना, 7वां सवाल कहता था सम ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। अब बेटा सम ऑफ ऑड फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना सम ऑफ ऑड फैक्टर जब भी निकालने को कहेगा तो बेटा जी आपको इवन नंबर छोड़ देना है। कहने का मतलब इसमें 2 की पावर 0 कंसीडर नहीं करते, बाकी का कंसीडर करते हैं। और बेटा जी जब सम ऑफ ऑड फैक्टर निकालते हैं तो 2 की पावर 0 को ही कंसीडर करते हैं, बाकी का कंसीडर नहीं करते हैं। कहने का मतलब 2 की पावर 0 कितना होता है 1, तो इसका कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब जो 2 वाला पोर्शन है उसको बिल्कुल ही डिलीट कर दो। अब बचा कितना, इतना, तो इसको आप लिखोगे कितना आ जाएगा, ये बचेगा, तो इसको आंसर कितना आ जाएगा बेटा जी 13 गुणे 31, और 13 गुणे 31 कितना होता है 403। हाँ कि ना, क्लियर हो कि नहीं हो बेटा जी। या फिर आप इवन नंबर यहां से निकाल लो और बेटा टोटल में से इवन नंबर को घटा दो, आपका ऑड नंबर आ जाएगा। या ऑड नंबर इजीली निकाल लिया तो इसमें से बेटा जी 6045 में से 403 घटा दो, आपका इवन नंबर का सम आ जाएगा। हाँ कि ना, सारी बातें क्लियर हो गई। अब एक आखिरी सवाल बताया, उसका जिक्र करते हैं बेटा, आ जाओ समझते हैं। अब आखिरी सवाल बचा है बेटा कि प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, उसको समझते हैं। उससे पहले हम कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। सारी चीजें क्लियर हैं, फटाफट लिखते जाओ। उम्मीद करता हूं सारा कुछ दिख रहा होगा आपको। चलो थोड़ा सा बड़ा लिखूंगा, चलिएगा। अब हेडिंग लगा लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों का गुणनफल। क्या कहानी बनती है इसमें, बहुत बेहतरीन और लाजवाब कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं बेटा, गुणनखंडों का गुणनफल। तो बेटा जी गुणनखंडों के गुणनफल के लिए मैंने सबसे पहला पॉइंट उठाया बेटा जी कितना, 12। कितना उठाया, 12। तो मैंने कहा 12 में गुणनखंडों की संख्या बताओ। मैंने कहा 12 में गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आप इजीली बता जाओगे। क्या, बहुत इत्मीनान से समझना, 12 में गुणनखंडों की संख्या बताओ, तो आप इसको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या में लिख लो, बता दोगे। अब बेटा जी मैंने कहा 12 को कौन कौन सी संख्याएं काटती हैं, तो मैंने कहा बेटा जी 12 को एक तो 1 काटेगा, हाँ कि ना। जब 1 काटेगा तो बेटा इसको जितनी बार काटता है तो वो भी काटेगा, तो 12 भी काटेगा। 12 को बेटा 2 काटेगा तो 2 3 यानी 2 छक्के 12, 6 भी काटेगा, ये नियम होता है बेटा। और प्यारे बच्चों ये 3 काटेगा तो प्यारे बच्चों 4 भी काटेगा, हाँ कि ना। और बेटा जी इसको कौन काटेगा, अब तो सब मिल गए ना, एक काटेगा, 2 3 4 6 12 काटेंगे। तो हमारे ये समझ आ गई चीजें, बहुत इत्मीनान से समझना, बहुत ही शिद्दत से समझना आप बेटा जी। हमारी चीजें ये समझ आ गई कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर हैं, जो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर है वो हमारे 6 आ गए, ये सभी को पता है मोस्टली बच्चों को। अब बेटा जी मैंने कहा इसमें इनके गुणनफलों का योग, तो इनका योग तो सीख लिया मैंने, और आज मैं सीखने जा रहा हूं इनका गुणनफल। यानी 1 का गुणा 2 में करो, फिर 3 में, फिर 4 में, फिर 6 में, फिर 12 में, ये क्या आएगा। अब इसको बेटा जब मान लीजिए बहुत बड़े बड़े नंबर होंगे जिनकी संख्या 10 या 15 या 20 होगी, क्या उनका मल्टीप्लीकेशन करना आसान होगा, नहीं। तो आपको यही से मैं एक तरीका डेवलप कर रहा हूं, थोड़ा इत्मीनान से समझना। तो मैंने एक बात समझ आ गई कि सर 12 का 1 में गुणा करो तो कितना आएगा 12, 2 का 6 में गुणा करो तो कितना आएगा 12, 3 का 4 में गुणा करो तो कितना आएगा 12। तो एक बात क्लियर हो गई सर, ऊपर से पहली और नीचे से पहली, ऊपर से दूसरी और नीचे से दूसरी। कहने का मतलब बेटा जी आगे से पहली, पीछे से लास्ट, आगे से दूसरी, लास्ट से दूसरी, आगे से तीसरी, लास्ट से तीसरी। इसका मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन जो आता है वो संख्या मान के बराबर आता है। अब बेटा जी अब गुणनखंड कैसे, गुणनफल कैसे निकालोगे, तो मेरे ये समझ आ गया सर 12 एकन 12, तो कहने का मतलब 12 का गुणा कर दो, 2
6 दूनी 12, बेटा ये भी 12 बन गया, 4 12, ये भी 12 बन गया। तो कहने का मतलब ये बन कितना गया, 12 की घात 3, हाँ कि ना। और 12 की घात 3 मोस्टली बच्चों को याद होगा 27 28 17 28 होता है। 12 का क्यों 17 28 ही होता है, पता होगा। अब बेटा जी यही आंसर हो गया आपका। अब क्या बेटा जी ये आंसर इजीली करने का कोई तरीका है? हाँ जी है। अगर चलो बच्चे मैं और आगे बढ़ जाता हूं, मैंने एक नंबर ले लिया आपके सामने, कितना ले लूं आप बताओ, वही ले लेता हूं, नहीं तो आप कहोगे सर पता नहीं कौन कौन से। चलो मैं 18 ले लेता हूं, ठीक है ना। 18 नंबर ले लिया प्यारे बच्चों, बहुत प्यार से समझना। तो 18 किस किस से कटेगा, 1 से कटेगा और 18 से कटेगा, हाँ कि ना। बेटा 2 से कटेगा तो 18 कितने से कटेगा, 9 से कटेगा, ये तो कटेगा ना। और बेटा 3 से कटेगा तो कितने से कटेगा, 6 से कटेगा, हाँ कि ना। और बेटा ये 4 से कटना नहीं है, 5 से कटना नहीं, 6 से कटना है, इतने से कटेगा। तो कहने का मतलब बेटा इनका गुणनफल कितना होगा प्यारे बच्चों, 1 और 18 का मल्टीपल कितना 18, 2 और 9 का मल्टीपल 18, 6 और 3 का मल्टीपल 18। कहने का मतलब ये हुआ बेटा 18 गुना 18 और गुना 18 कितनी बार बना बेटा, 3 बार। जरूरी नहीं 4 बार भी बन सकता है, मल्टीपल टाइम्स बन सकता है, 5 6 10 11 कितना भी बन सकता है। तो ये कॉन्सेप्ट मत बना लेना हमेशा क्यू होगा, नहीं बेटा ये कॉन्सेप्ट मत बनाना क्यू होगा। तो बेटा ये हुआ 18 का क्यू, जो 18 का क्यू होगा वही आपका आंसर बन जाएगा। अब बात आंसर की नहीं है, बात मुद्दे की है। क्या बेटा जी हमने ये समझ आ रहा है, धीरे धीरे मेरे ये समझ आ रहा है क्या कि सर इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 थे, और प्यारे बच्चों इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर भी कितने हैं, 6। मान लीजिए इसमें 10 भी हो सकते थे, 12 भी हो सकते थे, 13 भी हो सकते थे। बेटा इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर 6 है, इसमें भी 6 है। तो बेटा इसका आंसर 12 की घात 3 आया और इसका आंसर 18 की घात 3 आया। तो आपको एक फील नहीं हो रहा है कि जितना टोटल नंबर ऑफ फैक्टर है पावर उसकी आधी आ रही है। कहने का मतलब यह हुआ कि इसका जो कॉन्सेप्ट बन के आ गया, अगर कोई संख्या है तो बेटा जी उसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, बहुत ध्यान से समझना, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर को 2 से डिवाइड कर दो, आपका इजीली आंसर आ जाएगा। कोई भी दुनिया की संख्या हो उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लो और उसे 2 से भाग कर दो, तो इजीली उस प्रश्न का आंसर आपके सामने 100% सही आ जाएगा। अब बेटा जी ये कॉन्सेप्ट मैंने बना लिया। अब बेटा मैंने कहा बताओ इसका आंसर डायरेक्ट अप्रोच से बताओ, यानी 12 में गुणनखंडों का गुणनफल कितना होगा। तो मैंने कहा बेटा जी जो संख्या है उसको सैमेटिस लिख लिया। अब बेटा जी इसको, बेटा ये तो आसान है निकालना कि उसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे, 6। तो बेटा 6 होंगे। 6 कैसे होंगे, 4 3 12, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1। तो बेटा जी आप जानते हो 6 हो गए, 3 दूनी 6। अब बेटा जी क्या होगा, अब 6 का आधा करो, कितना हो गया, 6 का आधा 3 होता है। अब बेटा ये कितना आ जाएगा, 12 की घात 3 और 12 की घात 3 ऑप्शन में मिल जाएगा, आंसर हो जाएगा या भैया। अब 18 पे आ जाओ बेटा। अब जो संख्या है उसको लिखा करो, कॉन्सेप्ट समझिएगा भैया जी, जो संख्या है उसको लिखा करो प्यारे दोस्तों, और उसकी जितने नंबर ऑफ फैक्टर हैं उसको 2 से भाग कर दो हमेशा। तो बेटा इसका भी आंसर आ जाएगा 18 की घात कितना, 3, हाँ कि ना। बेटा कॉन्सेप्ट को कॉपी करो, बहुत लाजवाब कॉन्सेप्ट है। अब बैठा बैठा एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर जी जब यहां पर 18 की घात मान लो 7 होती, 18 की घात 9 होती तो कैसे होता। बेटा जी अब जो कॉन्सेप्ट आने वाला है बहुत ही बेहतरीन और खूबसूरत कॉन्सेप्ट आ रहा है, बहुत ध्यान से समझना। हटाऊं इसको, चलो बेटा हटा देता हूं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं आप, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं चीज़ों को। और बेटा कॉन्सेप्ट आज मैं पूरी एनर्जी के साथ पढ़ा पा रहा हूँ, कई दिनों के बाद स्वास्थ्य में सुधार है। अब बेटा जी आइए और बातों की चर्चा करते हैं। एक बच्चे ने कहा सर 60 में बताओ, एक बच्चे ने कहा 60 में गुणनखंडों की संख्या का गुणनफल आप बताइए। तो मैंने कहा 60 को आप ब्रेक डाउन करो। सबसे पहले 60 को मैंने ब्रेक डाउन किया बेटा, कैसे मैंने लिखा, इसको लिख सकते 12 पंजे 60, आपकी मर्जी है कैसे भी लिख लो, 12 पंजे 60। और 12 को लिख सकते हो 4 गुणा 3 गुणा 5। तो बेटा मेरा बन गया 2 की घात 2 गुणा कितना 3, और बेटा गुणा कितना बन गया 5। कहने का मतलब बेटा जी ये बटा,
अब इसमें मेरा काम क्या बचा है कि मैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पता कर लूं। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए बेटा क्या था, टोटल फैक्टर के लिए क्या था बेटा, टोटल फैक्टर के लिए था जितनी पावर उसमें एक बढ़ा दो 3, इसमें एक है तो कितना कर दो 2, इसमें एक है तो कितना कर दो 2, तो बेटा 2 दूनी 4, तो ये 12, हाँ कि ना। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए 12। अब तुम्हें निकालना क्या है, प्रोडक्ट, यानी इन 12 फैक्टरों का क्या निकालना है प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट निकालना है। क्या निकालना है भैया, प्रोडक्ट। अब बेटा जी प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे हम लोग, इसलिए बहुत इत्मीनान से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा था जो संख्या हो वो लिख दो 60, और बेटा उसकी पावर जितनी भी आए 12, यानी जो भी टोटल नंबर उसे 2 से भाग कर दो। तो बेटा इसका प्रश्न का आंसर बन गया 10 की घात यानी 60 की घात 6 इज राइट आंसर। अब आप बुझ गए होंगे। अब बेटा एक साथ बुझते बुझते समझते समझते एक बात समझ आ गई, क्या सर, कि जब भी हम, बहुत इत्मीनान से समझना, जब भी हम किसी भी संख्या का गुणनखंडों की संख्या निकाल रहे हैं किसी भी प्रश्न में, मैंने 60 लिया था, 12 लिया था, आपका 18 लिया था, मैंने देखा 12 ले लिया था बेटा, फिर कितना लिया था 18, फिर 60, ऐसे करके 70, जो कोई भी नंबर ले लो तो बेटा में उसके में जो गुणनखंडों की संख्या आ रही है ना, वो हमेशा कैसा नंबर आ रही है, एक इवन नंबर आ रही है। क्या आ रही है प्यारे बच्चों, एक इवन नंबर आ रही है। यानी जो नॉन परफेक्ट नंबर होते हैं, बहुत गंभीरता से ये पॉइंट लिख लीजिएगा, नॉन परफेक्ट नंबर जो होते हैं बेटा जी, उनमें गुणनखंडों की संख्या हमेशा एक इवन नंबर होती है। लिखो, जो संख्याएं पूर्ण परफेक्ट नहीं होती हैं, यानी मतलब पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं उनमें टोटल फैक्टर हमेशा एक सम संख्या होती है। तो आप ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने कहा आपसे क्या बेटा जी, मैंने एक प्रश्न बताया 60 में कितने टोटल फैक्टर होंगे, तो मैंने कहा ऑप्शन में 45 होंगे, मैंने कहा ऑप्शन में बेटा सी 13 होंगे, मैंने ऑप्शन में कहा 15 होंगे, मैंने कहा 14 होंगे, तो आपने बेटा मैंने कहा 12 होंगे। तो मैंने एक ऑप्शन ले लिया इसी प्रश्न का, मैंने कहा 13 होगा, 15 होगा, 12 होगा और 17 होगा। तो एक बच्चे को अगर नॉलेज है, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो। सर ने एक नोट लिखाया था, जो नॉन परफेक्ट नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, उनका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमेशा एक सम संख्या होती है। तो बेटा जी 60 एक नॉन परफेक्ट नंबर है, तो इसका आंसर कभी भी ऑड नंबर नहीं होगा, आंसर क्या होगा, सम नंबर। लो, चुटकियों में आंसर आ गया। तभी तो कहते हैं जितना ज्यादा आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे लोगे ना, आपकी स्पीड खुद ब खुद बढ़ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा जी इतनी बेहतरीन पढ़ा रहा हूं ना चीजें कि आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्या कौन पढ़ाता है उससे क्या लेना देना है। मैं सारी चीजों को आपको कंफर्म कर रहा हूं ना, मैं बहुत ज्यादा ऑलरेडी मेहनत कर रहा हूं, तो आपको इतनी ज्यादा नहीं भटकने की जरूरत है कि इस सर से पढ़ लो, इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ लो। बेटा ज्यादा मत भटको, अगर आपको जॉब चाहिएगा तो आप पढ़ते रहिएगा, जॉब में दिलाऊंगा ना, गारंटी है बेटा, सब पढ़ूंगा। अगर किसी को कुछ आता है तो मुझे भी आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, मैं मेहनत करूंगा ना। तो मैंने ये सब चीजें देखो, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि नहीं बता रहा हूं। अब बेटा जी और बात आगे बढ़ते हैं। अब ये नॉन परफेक्ट और परफेक्ट नंबर क्या होते हैं, ये सबको पता होना चाहिए था। ये मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है भैया। अगर आप पूर्ण वर्ग संख्या और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, नॉन परफेक्ट नंबर और परफेक्ट नंबर नहीं जानते हो, तो मेरी कैलकुलेशन की वीडियो देख लो, उसमें पता चल जाएगा। अभी मैं सिर्फ इतना बता देता हूं, जैसे मैं कहूं 1 का वर्ग कितना होता है 1, 2 का वर्ग कितना होता है बेटा जी 4, 3 का वर्ग कितना होता है बेटा जी 16, और बेटा जी 4 का वर्ग कितना होता है 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16, ऐसे करके लिख दो आप, ठीक है। अब बेटा जी, अब ये जो नंबर है जिनके वर्ग होते हैं, वो नंबर सारे के सारे क्या कहलाते हैं, परफेक्ट नंबर। जिनका वर्गमूल निश्चित हो वो होती हैं आपकी पूर्ण वर्ग संख्याएं, और जिनका वर्गमूल निश्चित ना हो वो होती हैं आपकी अपूर्ण संख्याएं, अपूर्ण वर्ग यानी नॉन परफेक्ट नंबर। इट इज क्लियर। अब बेटा जी बात करते हैं और आगे, अब और डेप्थ में जाए बेटा, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, चलो और थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं। अब मैंने एक सवाल उठाया, मैंने ये कहा, क्या प्यारे बच्चों,
मैंने एक सवाल उठा लिया, मैंने ये कह दिया प्यारे बच्चों आपसे, आप ये बताइएगा, क्या बताइएगा, आप एक 100 नंबर लिख लो, एक 81 लिख लो। ये सबसे पहले ये बताओ 100 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? क्योंकि 100 का वर्गमूल 10 होता है। 81 पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? कितना होता है? 9। सब बच्चों को पता है। चलो अब बेटा जी आगे बढ़ते हैं। अब 100 क्या कहता है? बहुत इत्मीनान से चीजों को समझो एक बार। तो बेटा जी जब 100 एक पूर्ण वर्ग संख्या, 81 भी पूर्ण संख्या है, तो क्या इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यानी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना संभव है? बिल्कुल, घबराना मत, एक बार मेरी तरफ आगे देखो और बढ़ते चले जाओ। बेटा जैसे मैंने पहले ले लिया क्या, 81 लिया, मैंने 81 से कहा कि आपका अभाज्य गुणनखंड क्या है, तो 81 ने कहा मेरा मतलब होता है 9 की घात 2। ठीक है, तो मैंने कहा 9 आप तो अभाज्य संख्या नहीं हो, तो क्या करें, तो 9 को लिख लो 3 की घात 2 उसकी घात 2, और मुझे पता है a की घात b की घात c यानी मल्टीप्लीकेशन 3 की घात 4, और आप जानते हो 3 की घात 4 इज आल्सो 81, यानी 3 की घात 4 का मान कितना होता है? 81। तो मुझे देखो ये पता चल गया, हाँ कि ना। जब मैंने गुणनखंड पता कर लिए तो बेटा जी इसमें होता क्या है, बहुत इत्मीनान से समझना चीजों को। इसमें होता क्या है, तो मैंने कहा क्या इनका प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर आप निकाल सकते हो? हाँ जी, इसमें गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। अरे भैया हाँ कि ना, जब गुणनखंडों की संख्या 5 हो जाएगी तो कॉन्सेप्ट क्या था मेरा? कॉन्सेप्ट ये था कि 81 जो नंबर है उसकी घात आपको लगानी है, टोटल कितना है 5/2 कर देना है। अब ये उत्तरमाला में मैच कर जाए तो भैया 100 में सुहागा है, और ना करे तो कोई बात नहीं बेटा, 81 को लिख सकते हो प्यारे बच्चों। कैसे 81 को आप लिख सकते हो? कैसे भाई, 9 की घात कितना 2। अरे भैया 81 को 9 की घात 2 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? और बेटा 9 की घात 2 लिख सकते हो तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 5/2। इट इज क्लियर। अब आप जब इसका मल्टीपल करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9 की घात 5, और जो 9 की घात 5 का मल्टीपल आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। अरे भैया हाँ कि ना, तो आपने इजीली आंसर बता दिया, 9 की घात 5 होगा किसका? 81 के गुणनखंडों का गुणनफल का आंसर 9 की घात 5 होगा, यानी 9 की घात जो 5 आंसर होगा वही होगा। अब एक बच्चा सोच रहा होगा कि सर मैं अगर 81 को ऐसे लिखें, अब तुम सोच रहे कि नहीं सोच रहे, इससे मुझे क्या मतलब है, मैं तो एज ए स्टूडेंट ही सोचूंगा तभी अच्छा पढ़ा पाऊंगा बेटा। तो मैं हर बात को एज ए स्टूडेंट सोचता हूँ, बस यही खासियत है हमारे पढ़ाने में। अब मैंने कहा जो 81 है बेटा जी, क्या उसका जैसे पहले पेयर बनते थे ऐसे इसमें भी बनेंगे? नहीं बेटा, थोड़ा सा ध्यान दो, 81 1 से तो कट जाएगा, हाँ कि ना। और बेटा जी 81 1 से कटेगा तो 81 से भी कटेगा। तो ये समझ लो एक जो संख्या होती है उसके हमेशा 2 फैक्टर तो पक्के होते हैं। इट इज क्लियर, 1 को छोड़कर। तो बेटा 1 से कट गई तो 81 से भी कट जाएगी। फिर एक बच्चे ने कहा सर 3 से और कट रही है, 3 से कटेगी तो कितनी बार 3 से कटेगी बेटा? 2 दूनी 3 दूनी 6, 3 7 21 यानी 27 से भी कटेगी। अब एक बच्चे ने कहा सर अब किससे कटेगी? अब बेटा किसी से नहीं कटेगी, 9 से कटेगी। तो अब मेरे दिमाग में जो चल रहा था उसका सॉल्यूशन मिला कि 81 एकन 81 ठीक है, हाँ कि ना। और बेटा जी 27 30 कितने होते हैं? 81। लेकिन ध्यान रहे जो ये 9 है, अब बेटा पहले तो 6 होते थे तो पेयर बन जाते थे, अब 5 है तो बेटा पेयर तो नहीं बने। लेकिन बेटा जी इसको लिख कैसे सकते हो आप? इसको लिख सकते हो 81 गुना 81 यानी 81 की घात 2, और गुना बचा कितना है? 9। ऐसे तो लिख सकते हो, कोई ऐतराज नहीं है ना? ऐतराज। अब बेटा जी 81 को लिखने का तरीका क्या है? 9 की घात 2, अरे भैया 81 इसकी घात 2 कर दो, गुना कितना कर लो? 2। इजिली, ये एक सिंपल मेथड है। अब बेटा इसको कैसे लिख सकते हो? 9 की घात 4 गुणा कितना हो जाएगा आपका? 9। और आप इतना तो समझदार हो ही, 9 की घात 4 और 9 की घात 1 कितना होता है? 9 की घात 5। तो आपका आंसर इससे भी कितना आ जाएगा? 9 की घात 5। तो हम कह रहा हूं जो मैंने ट्रिक बताई, आपको कॉन्सेप्ट बताया है, जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हैं, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर का आधा कर दो, कोई भी नंबर हो दुनिया का, आपका गुणनफल इजीली आ जाएगा। तो इन चीज़ों से आप वाकिफ हो गए होंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। स्क्रीनशॉट लो और बेटा जी फिर और चुनिंदा सवालों की ओर आगे बढ़ता हूं। सब बच्चे फटाफट आगे बढ़ जाओ भाई, सभी बच्चे साथ साथ लिखते रहा करो।
और बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ। एक अच्छे लेवल की पढ़ाई करा रहा हूँ मैं आपकी, बहुत बढ़िया लेवल उठा के चल रहा हूँ आपके साथ में। चलो चलो जल्दी से करो, आगे बढ़ो। जल्दी से आगे बढ़ो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक सवाल देने जा रहा हूं, उसके लिए सभी लोग तैयार हो जाओ। सवाल बनाता हूं, जल्दी से आप तैयार हो जाओ पहले। सभी बच्चे चलो रफ कर दूं, चलिएगा, पानी पी लिया। चलो भाई, एक सवाल, मैं एक सवाल लेता हूं जो मैंने जिक्र किया था आपसे, उसका एक सवाल उठाता हूं। अब थोड़ा सवालों का सिलसिला जारी रखते हैं, बहुत बेहतरीन और लाजवाब सवाल दूंगा आपको। मैंने कहा 8 की घात 20 गुना 15 की घात 24 गुना 7 की घात 15। इसमें बताइएगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, ये सवाल पूछा गया है। अब ये मत कहा करो किसमें, किसी ना किसी एग्जाम में, बात खत्म। इसमें आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स बताने हैं। कोई बच्चा बताए, ये एक मल्टीप्लिकेशन है, इसमें आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताने हैं। कोई बच्चा बताए, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर बताने हैं आप लोगों को। क्या बताना है बेटा? नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर। कोई बच्चा बता पा रहा है कि नहीं? देखो बेटा, अब सबसे पहली बात है, चाहे कोई मल्टीप्लिकेशन हो वो इनडायरेक्टली होगी तो संख्या की फॉर्म में, और बेटा जब वो एक संख्या की फॉर्म में होगी तो बेटा जी इसको मुझे पूर्ण रूप से अभाज्य गुणनखंड की फॉर्म में लिखना है। तो मैंने 8 को कैसे लिखूंगा? 2 की घात 3 और उसकी घात 20। इट इज क्लियर? और 15 को कैसे लिखूंगा? 3 गुणा 5 उसकी घात 24। समझते जाओ, बस सवाल तो चुटकियों में उड़ाऊंगा अभी, आप बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे दो। 7 इज ऑलरेडी प्राइम नंबर, और बेटा ये बना कैसे? 20 3 60, बहुत ध्यान से समझना। तो 2 की घात कितना हो जाएगा? 60 प्लस या मल्टीप्लीकेशन, और ये कितना हो गया बेटा? 3 की घात 24 गुना 5 की घात 24, कोई ऐतराज, और गुना 7 की घात 15। अब समझदार बच्चा समझ रहा है कि 2 कितनी बार है? 60 बार, 3 कितनी बार है? 24 बार, 5 कितनी बार? 24 बार, 7 कितनी बार? 15 बार। तो मैंने आपको नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर के लिए कहा था, जब प्राइम नंबर की पावर जो होती हैं वही उसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर होते हैं। तो मैंने सभी को प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख लिया, प्राइम नंबर की में। बस अब इनको जोड़ देना है, 60 प्लस 24 प्लस 15, आंसर आ जाएगा 5 7 9 7 13 की 3। मुझे तो याद है, एक्टिंग कर रहा हूं। 3 2 5 और 6 कितने हो गए बेटा? 11 1 12, यानी 123 इसमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। उम्मीद करता हूं आपके ये सवाल समझ आ गया होगा, और ऐसे ही सवाल आएंगे जब नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर पूछेगा, तो आपको इजीली इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको चीज़ों को टैकल करना होगा। अब में चलते हैं और एक बेहतरीन सवाल की ओर बढ़ जाए। अगर आप घर पे एक सवाल की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो कर लो। 6 की घात 10 गुणे 7 की घात 17, ये घर के लिए लिख लो। 6 की घात 7 गुणे 10 की घात 17, ये करके कमेंट बॉक्स में बताना, नहीं कि चैट बॉक्स में। 7 की घात 17 गुणे 11 की घात 27, ये सवाल आप घर से कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो। 6 की घात 10 गुणे 10 की घात 17, 11 की घात 27। मेरे पास बहुत सारे सवाल होते हैं, मैं बहुत सारे सवालों को लगाता हूं, तब कुछ सवाल चुनिंदा जो आए हुए हैं और बढ़िया सवाल है उनको यहाँ करा रहा हूं। तो ये सवाल होमवर्क में ये चीज समझ आ गई। अब बेटा अगला सवाल समझते हैं। दूसरा एक सवाल है बहुत ही प्यारा,
मैंने पढ़ा, उसको लगाया तो बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा ऐसे सवाल आएंगे ना तो हमारे बच्चे कैसे कर पाएंगे। उसने ये कहा था इस सवाल में, खुद समझना, उसने कहा था यदि n इज इक्वल टू, ऐसे ही कहा उसने, यदि n इज इक्वल टू 4 की घात 11 प्लस 4 की घात 12 प्लस 4 की घात 13 प्लस 4 की घात 14, और ऐसे ऐसे कहा उसने 4 की घात 14, तब n के कुल कितने, तब उसने सवाल पूछा, तब n के कुल कितने मान, तब n के कुल कितने धनात्मक मान होंगे। धनात्मक मतलब धनात्मक मान होंगे। कोई बच्चा इस सवाल का जवाब दे, मान जाऊंगा। ये सवाल भी देखो पूछा गया, और ये सवाल है किसका, नंबर ऑफ फैक्टर का। और ये सवाल आ जाए तो हमारा पुलिस का बच्चा होगा, यूपीएसआई का बच्चा होगा, कहेगा सर ये कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस है। लेकिन सवाल में कुछ है ही नहीं तो आउट ऑफ सिलेबस क्यों कहोगे इसको। देखो बेटा कैसे नहीं है, आ जाओ, चौकन्नी निगाहों के साथ हम चीज़ों को बयां कर रहा हूँ आपके सामने। चौकन्नी निगाहें करो बेटा, हमारे पास ये एक नंबर लिखा हुआ है बहुत ही खूबसूरत, n इज इक्वल टू 4 की घात 11 प्लस 4 की घात 12 प्लस 4 की घात 13, बहुत ध्यान से समझना, प्लस 4 की घात 14। अब बेटा जी इसमें क्या कर सकते हैं हम, एक बच्चा बोला, क्या बोला कि सर 4 की घात 11 कॉमन ले लो आप। मैंने कहा भैया तुम अच्छा बोल रहे हो, मैंने लिया तो यहाँ 1 बचा और यहाँ पर बचा बेटा 4 की घात कितना 1, और 4 की घात 1 कितना होता है 4, और बेटा यहाँ पर कितना बचेगा 4 की घात 2, और 4 की घात 2 कितना होता है 16, और बेटा जी यहाँ पर कितना बचेगा 4 की घात 3, और 4 की घात 3 कितना होता है 64। तो बेटा जी अब क्वेश्चन आसान हुआ, 4 की घात 11 को लिख सकते हैं 2 की घात 22, ये बात तो बुझ गए होगे, बहुत सारा पढ़ा चुका हूँ। और 2 की घात 22 गुना, बेटा जी इसको मैंने जोड़ा 64 और 16 को जोड़ा, बेटा हो गए 80, 80 और 5 हो गए 85। तो इतनी बात समझ आ गई मेरे। तो प्यारे बच्चों मैं ये समझ गया चीजों में कि 2 की घात 22 और गुना बेटा 85, और 85 कितना होता है 17 पंजे 85। बुझ गए सब बच्चे। अब बेटा जी इसको अब तो कुछ रहा ही नहीं प्रश्न में, बेटा 17 की घात 1, 5 की घात 1 और नंबर ऑफ फैक्टर निकालने, तो बेटा 22 और 1 कितना होता है 23, और बेटा 1 ये हो गया तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और बेटा 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। तो कहने का मतलब 23 चुक कर लो। अरे भैया 23 चुकी तो करना है, 2 दूनी 4 और 4 में 23 का गुणा शायद 92, यानी 1 वे इज राइट आंसर। देखो कितना बेहतरीन सवाल, सेकंडों में सवाल का आंसर। फटाफट कॉपी करो, स्क्रीनशॉट लो, कॉपी करो। बहुत ही बेहतरीन सवाल है बेटा, लाजवाब सवाल है, जल्दी कर जाओ, फटाफट कर जाओ। बहुत ही लाजवाब सवाल है बेटा, बहुत ही ज्यादा। कर गए सभी बच्चे? चलो, ऐसी उम्मीद करता हूं आपने ये कॉपी कर लिया होगा, आसान। स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में अपने नोट्स पर मेंशन कर लिया करो। एक सवाल लेता हूं बेटा, बहुत प्यारा है। क्या है देखिए कितने लोग कर लें इस सवाल को। लिखो बेटा, एक सवाल है बहुत ही प्यारा सा, लिखे सभी बच्चे इस सवाल को लिखो। वो सवाल इस प्रकार है, उसने कहा है n इज इक्वल टू 2 की घात कितना बोल रहा हूं 9 गुणा, फटाफट लिखते जाओ, 3 की घात 7 गुणा 5 की घात 4 गुणा 7 की घात 3। ठीक है, जो अभी काम किया था वो तो अब आसानी से हो जाएगा, 10 गुणा 8 गुणा 5 गुणा 3, 5 गुणा 4। लेकिन अब ये नहीं पूछा, तब उसने कहा तब n कितने पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं द्वारा विभाज्य होगा, तब n कितने पूर्ण वर्ग
पूर्ण वर्ग वाली संख्याओं द्वारा विभाज्य होगा। कितना गजब सवाल है। कहने का मतलब ये हुआ सो ये n एक नंबर है, n एक नंबर है बेटा, ये ऐसी कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी जिनसे ये पूर्ण रूप से विभाज्य होगा। कहने का मतलब इस प्रश्न में आपको पूर्ण वर्ग संख्याएं ज्ञात करनी है, यानी परफेक्ट स्क्वायर रूट। कोई बच्चा बताए इस सवाल का आंसर जल्दी से, अगर कभी पढ़ा हो अपने जीवन में तो। आ जाओ बेटा, चीजें क्लियर करता हूं। उसने ये कहा कि ये एक मल्टीप्लिकेशन है, बहुत ही बेहतरीन बेटा, और उसने ये कहा कि इस मल्टीप्लिकेशन को ऐसी कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होंगी कि इसको पूर्ण रूप से डिविजिबल करेंगे। या इस सवाल में यह भी कह सकता था इस मल्टीप्लिकेशन में ऐसी कितनी पूर्ण घन संख्याएं होंगी, परफेक्ट क्यूब रूट, ठीक है ना, घन संख्याएं होंगी जो इस संख्याओं को पूर्ण रूप से डिविजिबल करेंगे। आ जाओ बेटा, सबसे पहले काम करते हैं परफेक्ट स्क्वायर का बात करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर यानी ऐसे कितने परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। अब बेटा वो चीजें छोटी हो गई, अब लेवल हमारा समझ लो एंड है, ये अध्याय लेवल लास्ट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। आएगा प्रैक्टिस सेट में सारे सवाल खत्म कराऊंगा। अब बेटा परफेक्ट स्क्वायर, या वो पूछ सकता है क्यूब रूट परफेक्ट स्क्वायर, या वो कह सकता है स्क्वायर रूट, परफेक्ट स्क्वायर रूट वाली संख्याएं कितनी होंगी और परफेक्ट क्यूब रूट वाली संख्याएं कितनी होंगी। कोई बच्चा बताए। मैं तो आज ऐसा तरीका बताने जा रहा हूं ना, आप सर्च करते करते मर जाना, कहीं मिलेगा नहीं। ये मिलेगा प्रैक्टिस से। किससे मिलेगा साथियों? प्रैक्टिस से। अब बेटा कैसे? ऐसे। अगर मैं कहूं क्या कहूं कि बेटा जी ये इतना बड़ा नंबर है और इसमें हम कैसे पता कर सकता हूं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है जो इस संख्या को पूर्ण रूप से डिविजिबल कर सकती है। आपको कुछ नहीं पता होगा बेटा, आइडिया नहीं लगा सकते हो। मैं आपको सीधा ट्रिक की ओर ले चलते हैं, और ये ट्रिक कैसे बनी मैं उसका भी जिक्र कर दूंगा, आप टेंशन मत लो। मुझे सब आता, मैं 100% पढ़ता हूं तभी पढ़ाता हूं। तो बेटा आप ध्यान से समझना, मैं ट्रिक पर सीधा काम कर लूँ थोड़ी देर के लिए। बेटा जब भी स्क्वायर रूट की बात करेगा तो उसका मतलब होता है 2 से भाग करना, और जब भी क्यूब रूट की बात करेगा तो उसका मतलब होता है 3 से भाग करना। किसको भाग करना? इनकी सबकी पावर को। अगर मान लीजिए यहाँ पर 6 होता तो इसको बेटा 2 गुणे 3 में तोड़ते तब भाग करते। यहाँ पर प्यारे बच्चों 27 होता तो 3 की घात 3 में तब भाग करते। कहने का मतलब अभाज्य संख्या की जो पावर होगी उसको भाग आप 2 से करोगे तो आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट निकल आएंगे। और प्यारे बच्चों जब अभाज्य संख्या की पावर को 3 से भाग करोगे तो बेटा जी आपको क्या निकल के आ जाएगा? परफेक्ट क्यूब रूट। अब प्रोसीजर को समझो बेटा, मैंने 9 को 2 से भाग किया, 2 चौक 8, यानी 4.5 बार जाएगा। तो बेटा जी कितनी भी बार जाए आपको सिर्फ ये चेक करना 4 बार, यानी अगर मान लीजिए यहां पर 8 होता तब भी 4 बार जाता, और 9 है तब भी 4 ही बार जाएगा। जितनी बार परफेक्ट गया है, परफेक्ट लो, जितनी बार परफेक्ट गया है तो 9 में 2 से भाग 4 ही बार तो गया। मान लीजिए 4.5 बार गया, इसको कंसीडर नहीं करना। चाहे 4.5 बार जाए, चाहे 4.6 बार जाए, चाहे 4.9 बार जाए, आपको 4 ही लेना है। चाहे 4.1 बार जाए तब भी 4 लेना। कहने का मतलब ये हुआ जब 9 को आप 2 से भाग करें बेटा तो आपको क्या प्राप्त हुआ? बहुत इत्मीनान से समझो। 2 चौक 8, तो बेटा जितनी बार जाए उसमें 1 जोड़ लो, कितना आ गया? 5, गुणा लगा दो। बेटा इसमें किया 2 से भाग, 2 3 6, 1 बढ़ा लो बेटा, कितना आ जाएगा? 4। इसमें भाग दिया प्यारे बच्चों 2 से, 2 दूनी 4, 1 बढ़ा लो, कितना आ जाएगा? 3। और प्यारे बच्चों इसमें 2 से भाग दिया, 2 1 2, 1 बढ़ा लो बेटा, कितना आ जाएगा? 1 बार गया था ना तो 1 बढ़ा लिया तो कितना आ गया? 2। तो इनका मल्टीप्लीकेशन ही आंसर होगा। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, और 24 में 5 का गुणा कर लो, वही आंसर हो जाएगा। एक बार टैकल कर लो सारी चीजें, मल्टीप्लिकेशन एक बार आप सभी बच्चे टैकल कर लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 तो आ जाएगा, इजीली आ जाएगा। 5 चुक 20, 20 3 60, 60 दूनी
120 इज राइट आंसर। यानी 120 ऐसी संख्याएं होंगी इस मल्टीप्लिकेशन में जो पूर्ण रूप से क्या होंगी, परफेक्ट स्क्वायर होंगी। अब क्यूब रूट की बात आए तो बेटा, तो क्यूब रूट की ये बात आए तो 3 से भाग कर दो, 1 बढ़ा के लिख दो। 3 से भाग कर दो, जितनी बार परफेक्ट बार जाए असली, उसमें 1 बढ़ा के गुणा कर दो। जैसे 3 त्रिक 9, 3 बार गया तो 4 लिख दो 1 बढ़ा के। बेटा 3 दूनी 6, 1 बढ़ा दो, गुणा कितने का कर दो, 3 का। बहुत इत्मीनान से समझो, 3 एकन 3, एक ही बार तो जाएगा ना। अरे ये बात अलग है कि 3 एकन 3, 1 दशमलव कुछ बार जाएगा, आपको एक ही लेना है। तो 1 में 1 और जोड़ दो, कितना हो जाएगा 2। बेटा 3 एकन 3, 1 और जोड़ दो 2। तो क्यूब रूट परफेक्ट कितने आ जाएंगे आपके, 4 3 12 दूनी 24 48। तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा, 48। हाँ कि ना बेटा, बस आ गए, बस थोड़ा सा और जुड़ जाओ हमारे साथ तो आप इसके मास्टर बन चुके होंगे। एक सवाल लेता हूं मैं, ले लूं? अरे भाई ले लेने तो, चलो कॉपी कर लिया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं, ठीक है ना भाई, कॉपी कर लिया होगा ऐसी उम्मीद करता हूं। मैंने एक संख्या ले ली और मैंने उस संख्या को कह दिया है n इक्वल टू है 9 की घात 9। क्या है बेटा जी, 9 की घात 9। मैंने कहा 9 की घात 9 में ऐसी कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जो इस संख्या को डिविजिबल करेंगी, और ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसे कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं जो इसको, ये क्वेश्चन आया था 9 की घात 9 में ऐसी कितनी पूर्ण घन संख्याएं हैं, तो आपको आंसर कैसे इजीली बताना था जो इस संख्या को पूर्णतः विभाज्य करेंगे। तो बेटा जी पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए क्या करते थे, मुझे पता है बेटा जी 2 से भाग करते थे। तो 2 से भाग करोगे बेटा कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, 1 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा आंसर 5। तो बेटा अगर पूर्ण वर्ग की बात करेगा तो आपका आंसर 5 आ चुका है। क्या ये आंसर सही है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, यस या नॉट? काफी बच्चे यस बता रहे हैं। बेटा मैं आपको बहुत तेजी से पढ़ा रहा हूं तो आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा आप, क्या बेटा 9 की घात 9, क्या 9 एक प्राइम नंबर है? तो आप क्यों कह रहे हो यस? बेटा 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये चीज क्यों भूल गए? सबसे पहले 9 को प्राइम नंबर में तोड़ो तो आप कहोगे 3 गुणा 3 और उसकी घात 9। कहने का मतलब 3 की घात कितना हो जाएगा, 2 की पावर 9, यानी ये बन गया आपका कितना बेटा, 3 की घात 18। अब आप इसको आंसर दे सकते हो इसका, यानी आप 3 की घात 18 को सॉल्व करोगे, ना कि 9 की घात 9 को। और 3 की घात 18 को सॉल्व करोगे ना प्यारे बच्चों, तो इसको 2 से भाग करोगे, 2 में 18 तो कितना आ जाएगा 10। लो आंसर एक लाइन में, चुटकियों में। वैसे करते करते मर जाना होगा, कुछ नहीं। और अगर पूछे पूर्ण घन, क्या पूछ ले बेटा, पूर्ण घन, तो कैसे बताओगे? और प्यारे बच्चों पूर्ण घन पूछ ले तो बेटा 18 में 3 से भाग करो ना। 18 में कितने से भाग कर लो, 3 से 3 छंगे 18, 1 जोड़ लो 7। 7 इज राइट आंसर। ये आया था सीपीओ के एग्जाम में। लो चुटकियों के सवाल में बेटा मैंने पूरी कहानी को बयां कर दिया है, आपके समझ पेश कर दिया है। थोड़ी सी अगर क्वालिटी में कुछ दिखने में प्रॉब्लम्स हो, थोड़ा आज लाइट का इशू ज़्यादा था, तो मैंने कैसे भी करके अपनी क्लास को आज कंप्लीट किया है। अगर 1-2 त्रुटियां हो जाती हैं कभी भी किसी भी क्लास में, तो अगली क्लास में मैं सुधारने की कोशिश करूंगा, आपके अंदर कोई डाउट नहीं पैदा होने दूंगा। आज मैंने इस अध्याय को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है और बेटा जी अब मैं नेक्स्ट टॉपिक को लेके आऊँगा नंबर सिस्टम में। अब चाहे मैं आपको 30 या 40 या 45 मिनट की क्लास दूँ, लेकिन मैं रेगुलर क्लास दूंगा और क्लास का समय होगा 10 से 11, यानी मेरी क्लास 10 से 11 के बीच में कभी भी आ सकती है। मैं कोशिश करूंगा करेक्ट 10 बजे डालूं, लेकिन करेक्ट 10 बजे मैं प्रेजेंट हो जाऊंगा आपके सामने। और बेटा जी अगर नहीं हो पाता हूं 10 से 11 के बीच में जरूर प्रेजेंट होंगे। आइए चलते हैं, बस ज़्यादा बातें नहीं करनी है, थक गया हूँ भाई, रिकवर हो रहा हूँ अभी। सभी लोग इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को साथ। ऐसी वीडियो आज दिन तक आपको नहीं मिलेगी किसी भी यूट्यूब चैनल पर, कहीं नहीं मिलेगी। बहुत मेहनत के साथ ये काम चल रहा है बेटा, तो मैं गणित को ही बदलना चाह रहा हूँ और गणित को एक आसान तरीके से समझा रहा हूँ। जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको फील भी हो रहा होगा, सर गणित इतना आसान होता तो मैं जॉब पहले ही पा लेता। बेटा अब जॉब लगेगी पक्का, जब भी एग्ज़ाम होगा ये समझ लो 4-5-6 महीने बाद एग्जाम होगा, तब तक मैं गणित को फिनिश कर चुका होगा। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच, फिर मिलता हूं। जय हिंद साथियों, सभी लोग फिर मिलेंगे हमसे। शेयर कर दो।